अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा स्टूडेंट लेक्चर है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ओवरऑल तो हमारी जो हेडिंग चल रही है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, पहले दो लेवल जो हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया था, फिर लास्ट टाइम जो है मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया था। और मॉलिक्यूलर लेवल में हमने मॉलिक्यूल की इकसाम भी पढ़ी थी, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, और फिर ये भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो स्टूडेंट आपने कोशिश ये करनी है कि लेक्चर को गौर से सुने, ठीक है ना, और फिर इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ये जो अब मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर जो है वो ना आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम, कि सिर्फ उस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी ना हो, बल्कि मेरी तो ये भी ख्वाहिश है कि जो आगे आपने टेस्ट देना है, मैं तो उसको भी मद्देनज़र रख के जो है वो लेक्चर आपके आपके लिए बना रहा हूँ। यानी इसके बाद जो आप मेडिकल के लिए टेस्ट देते हैं, अपना मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी जॉब के लिए अगर टेस्ट दें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से सुनेंगे और अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो आपको बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कोशिश ये किया करें कि नोटबुक जो है वो अपने साथ रखें और बॉल पेन साथ रखें, क्योंकि काफ़ी बातें इस तरह की होती हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखी होती, लेकिन वो भी डिस्कस होती हैं, तो उनको आप जो है वो साथ नोट कर लिया करें। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। हम इनको अलग अलग भी डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब देखें ना, हम मालिक्यूलर लेवल पे पहुंच चुके थे, तो मालिक्यूल जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब मालिक्यूल जो है वो मुख्तलिफ माइक्रो और माइक्रो मालिक्यूल आपस में मिलेंगे, माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल आपस में मिलेंगे और वो क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेली बनाएंगे, और फिर आगे ऑर्गेनेली मिलकर क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। लेकिन ये इकट्ठी हेडिंग दी हुई है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो यहां से शुरू करना है स्टूडेंट। डिफरेंट एंड अनॉर्मस नंबर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। डिफरेंट एंड अनॉर्मस का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा, डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ, मुख्तलिफ और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन अ पार्टिकुलर वे। वो एक खास तरीके से अरेंज होते हैं टू फॉर्म सेल एंड देयर आर ऑर्गेनेली। वो एक खास किस्म से तरीके से अरेंज होते हैं और वो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं और उसकी ऑर्गेनेली बनाते हैं। खास किस्म के अरेंज होने से क्या मुराद है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं स्टूडेंट, कि ये जो लकड़ होती है, लकड़, वुड, अब ये देखें एक तरह से अरेंज होती है, तो उसी लकड़ से जो है वो चेयर बन जाती है। फिर वो जो है लकड़ जो है वो अरेंज होती है और उसी लकड़ से टेबल बन जाता है, ठीक है। वही लकड़ जो है वही अरेंज होती है मुख्तलिफ तरीके से, उसी से अलमारी बन जाती है। तो ये स्टूडेंट मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होके, इनके नंबर भी मुख्तलिफ होते हैं और जो मालिक्यूल हैं उनकी, और वो मुख्तलिफ भी होते हैं और उनकी तादाद भी मुख्तलिफ होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं, कम भी हो सकते हैं, यानी कि उनकी जो नंबर है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। बहरहाल वो मिल के एक पार्टिकुलर तरीके से, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट, एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट से वो सेल बनाते हैं और ऑर्गेनेली बनाते हैं। इसके बाद इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। स्टूडेंट ये बात आपने समझनी है, इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द इंटायर ऑर्गेनिज्म, इंटायर कहते हैं मुकम्मल को, इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, वो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। अब ये फिक्रा स्टूडेंट आप समझ लें, वो क्या कहता है जी, कि इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल। अब बैक्टीरिया के बारे में ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये एक सेल पे मुश्तमिल होता है। प्रोटिस्ट के साथ उसने लफ्ज लगाया, ये वर्ड लगाया है मोस्ट प्रोटिस्ट, यानी कि ज्यादातर प्रोटिस्ट। किंगडम प्रोटिस्ट का स्टूडेंट आपने शायद पढ़ा होगा, कोई उसके तीन बड़े ग्रुप होते हैं। एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जिनको प्रोटोजा कहते हैं, एक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जिनको एल्गी कहा जाता है, और एक एक जो है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। तो ये तीन ग्रुप होते हैं किसके, प्रोटिस्ट के। अब उसमें ज्यादातर जो प्रोटिस्ट है स्टूडेंट, ये बात आपने समझनी है कि ज्यादातर जो प्रोटिस्ट हैं वो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं जो कि यूनिसेलुलर नहीं है, जो कि मल्टी सेलुलर हैं। इसलिए उसने जो वर्ड लगाया है कि मोस्ट प्रोटिस्ट। बैक्टीरिया तो अंडरस्टूड है ना कि जितने भी बैक्टीरिया की किस्म है वो सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन प्रोटिस्ट सारे जो हैं वो यूनिसेलुलर नहीं है। प्रोटिस्ट स्टूडेंट सारे यूनिसेलुलर नहीं है।
वो ज्यादातर जो है वो यूनिसेलुलर है। तो इस यूनिसेलुलर केस में द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं। इन मोस्ट फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल द ऑर्गेनिज्म may consist of up to trillion of cell, may consist of up to trillion of cell। अब ये देखें स्टूडेंट, इन मोस्ट फंजाई, अब ये दोबारा उसने वर्ड कौन सा लगा दिया, मोस्ट फंजाई, यानी ज्यादातर जो फंजाई हैं, ज्यादातर फंजाई वो क्या है, इन मोस्ट फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल द ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियन ऑफ सेल। ज्यादातर फंजाई जो है, ज्यादातर फंजाई, ज्यादातर प्लांट, ज्यादातर जो सारे एनिमल है और सारे प्लांट हैं, इसके साथ तो उसने लगाया नहीं है। मोस्ट का वर्ड किसके साथ सिर्फ लगा, फंजाई के साथ, मोस्ट फंजाई प्लांट, यानी कि ज्यादातर जो फंजाई हैं, प्लांट्स और एनिमल हैं, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। अब फंजाई के साथ उसने लफ्ज मोस्ट लगाया, जिस तरह मैंने आपको प्रोटिस्ट का बताया था, इस तरह आप सुन लें स्टूडेंट फंजाई के बारे में कि फंजाई जो है वो आप कह लें कि सारे फंजाई जो है वो तकरीबन जो है वो मल्टी सेलुलर के होते हैं, लेकिन एक फंजाई का वाहिद ग्रुप है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, यीस्ट। एक फंजाई का वाहिद ग्रुप है यीस्ट, जो कि क्या होता है, यूनिसेलुलर, जो कि क्या होता है स्टूडेंट, यूनिसेलुलर। बाकी सारी जो फंजाई है, जितनी भी उसके ग्रुप है, वो सारे मल्टी सेलुलर है। तो ये जो नीचे वाला फिगरा लिखा हुआ है, ये किसका लिखा हुआ है, मल्टी सेलुलर का। किसका जी, मल्टी सेलुलर, यानी जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, वो यूनिसेलुलर। जो बहुत ट्रिलियन ऑफ सेल पे मुश्तमिल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर। अब जिस तरह इंसान के बारे में कहते हैं कि जी इंसान, जो नॉर्मल इंसान, एक अडल्ट इंसान है, वो अपना 37.3 ट्रिलियन सेल पे मुश्तमिल है। तो ये अंदाजा है, ये एक गैस है, ये कोई कंफर्म फिगर नहीं है। ये सारे किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन इसमें दो बातें आपने याद रखनी है, ये जो एग्जाम्पल में ना प्रोटिस्ट के साथ मोस्ट प्रोटिस्ट लगाना है कि वो यूनिसेलुलर है, और फंजाई के साथ जो लगाना है ना कि मोस्ट फंजाई जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। बाकी ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट ऑर्गेनेली, अब ये पहले तो उसने उसको कंबाइन जो है ना वो डिफाइन किया, ऑर्गेनेली और सेल को। अब जो वो सिंगल उसको डिफाइन करेगा कि ऑर्गेनेली को किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, Golgi complex, endoplasmic reticulum, ribosome have been studied for their structure and function। स्टूडेंट आप जो ऑर्गेनेली है ना, इसको आप बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। कैसे कर सकते हैं जी, सब सेलुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। जिस तरह हमने देखें इससे पिछले लेक्चर में हमने अटामिक लेवल, अटामिक और सब अटामिक लेवल को डिफाइन किया था, तो हमने कहा था सब अटामिक पार्टिकल एटम के अंदर। यहां पे हम क्या कहेंगे कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर सेल के अंदर। तो सब सेलुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। और ये सारी जो उसने एग्जांपल दी हुई हैं, ये स्टूडेंट सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। अब सब इनके अपने अपने फंक्शन है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस में तैयार है। राइबोसोम भी इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ये प्रोटीन तैयार करता है, ठीक है ना। इसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई है स्टूडेंट ऑर्गेनेली की, कि फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कंपेरेबल टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। ये स्टूडेंट ये डेफिनेशन भी है इसकी, और ये मैं समझता हूं कि आज का जो स्पेशल पॉइंट है, ये आपने समझना है स्टूडेंट, कि फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कंपेरेबल टू द ऑर्गन, यानी कि जो फंक्शन ऑफ द सेल है वो कैसे अकम्प्लिश का मतलब होता है ना मुकम्मल, वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कौन है, वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सेल के अंदर ऑर्गेनेली है। और जिस तरह वो किसके साथ कंपैरिजन करता है, ऑर्गन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेली, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। यानी वो कंपेयर किसके साथ करता है स्टूडेंट, कि कंपेरेबल टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये बात आपने स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ लें कि वो ये कहना चाहता है कि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर, जिस तरह एक होल ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी ऑर्गन है, जिस तरह अब हमारा ऑर्गन, एक स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है, वो डाइजेशन करता है, ठीक है। लिवर जो है वो एक ऑर्गन है, किडनी जो है वो एक ऑर्गन है, वो एक्सक्रीशन करता है, ठीक है ना। इस तरह हार्ट जो है हमारा वो एक ऑर्गन है, वो जो है वो पंपिंग करता है, यानी सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो बिल्कुल वो कहता है कि सेल भी जो है, आप सेल को समझ लें कि वो भी एक बॉडी है, सेल को भी समझ ले, वो इसके साथ कंपैरिजन करता है उसका होल बॉडी के साथ, कि जिस तरह एक बॉडी के अंदर ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, इस तरह सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है ना, वो बिल्कुल उसी तरह काम कर रही होती है जिस तरह ऑर्गन एक होल बॉडी में काम कर रही होती है।
तो ये स्टूडेंट आपने बात समझनी है अच्छे तरीके से कि सेल को आप समझ लें कि सेल एक बॉडी है, सेल एक क्या है, एक बॉडी है, और उसमें जो ऑर्गेनेली है आप वो समझ लें कि वो ऑर्गन है, वो क्या है, ऑर्गन है। तो इस तरह आप कह लें कि यानी कि जितनी भी उसके अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं वो एक स्पेशल किस्म का काम करती हैं और इस तरह वो कंबाइन होके एक सेल बना देती हैं, कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, सेल। तो ये दोबारा मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर स्टूडेंट कौन सी हैं, ऑर्गेनेली, जो उसने एग्जांपल दी है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी होती है जो कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। कंपेरेबल टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी ये कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, ऑर्गन ऑफ बॉडी के साथ। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेली, ऐसी स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनेली कहते हैं। तो कितनी उसने डेफिनेशन कर दी है कि पहले उसने कहा कि मैक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं और वो ऑर्गेनेली एंड सेल बनाते हैं। फिर मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी, ये भी आप नोट कर लें कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। फिर ये तीसरी डेफिनेशन हो गई कि फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कंपेरेबल टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दीस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। इसके बाद स्टूडेंट ये दो हेडिंग है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनेली, यानी इसकी जो ऑर्गेनेली है इसकी अहमियत क्या है, या फिर आप इसको डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम कह लें। तो ये सेंटेंस पढ़े कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या, अहमियत क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेली स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेली स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। स्टूडेंट ये भी बात समझ लें, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है कि एक सेल के अंदर जिस तरह आप देखें ना हमारे, आप समझ लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एफएससी मेडिकल में जो है अपना जो बायोलॉजी के टीचर होते हैं, जिस तरह आप कह लें मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, अब अगर मुझे ये कहा जाए, अब अगर ये मुझे कहा जाए कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं तो क्या उनका स्टैंडर्ड क्या होगा। लेकिन आप देखें कि अगर केमिस्ट्री वाले होते हैं केमिस्ट्री पढ़ाएं, फिजिक्स वाले फिजिक्स पढ़ाएं, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ाएं, तो ये आप पहले की डिवीजन ऑफ लेबर हो गई है। इससे जो है आप क्या हो, इससे क्या होगा, इससे स्टैंडर्ड जो है वो आपको होगा, स्टैंडर्ड यानी काम जो है आप पहले कि अच्छे तरीके से हो। जिस तरह आप देखें ना एक ऑफिस के अंदर, एक स्टूडेंट आप देखें एक ऑफिस के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के लोग काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लेवल पे, ठीक है ना, कोई हाई रैंक पे काम कर रहे होते हैं, कोई छोटे रैंक पे काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है, यानी ये डिवीजन ऑफ लेबर से होता क्या है कि काम जो है वो इंतहाई अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनेली की, इसकी सिग्निफिकेंस है कि इससे डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी काम की तकसीम हो जाती है। स्टूडेंट मुख्तलिफ ऑर्गेनेली अपना अपना काम करती हैं और वो काम इंतहाई अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ये दोनों हेडिंग आपने याद रखनी है कि ये सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनेली भी से लिख सकते हैं या फिर डिवीजन ऑफ लेबर भी, यही पॉइंट है। इसके बाद स्टूडेंट आपने डिफाइन करना है सेल लेवल को। किसको डिफाइन करना है हमने, सेल लेवल को, यानी यहां तक जो आपने लिखना है स्टूडेंट ये ऑर्गेनेली लेवल लिखना है। इसके बाद ये इस साइड पे आपने आ जाना है, ये यहां पे पहले सेल लेवल, हमने पहले सेल को डिफाइन करना है। तो सेल को हमने किस तरीके से स्टूडेंट डिफाइन करना है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको क्या कहते हैं जी, ये स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी बनाता है। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दूं स्टूडेंट, आपको एक मिसाल दूं कि जिस तरह हमारी आंख है, आई है, अब इसको बनाने वाले भी सेल हैं और इसके जो फंक्शन परफॉर्म करने वाले वो भी सेल हैं। तो ये इसलिए इसको कहा गया कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे लाइफ, ये सेल जो है ना, अगर बात सेल तक पहुंच जाए तो फिर ये लाइफ का जिक्र आ जाता है। पहले हमने पढ़ा है ना, पहले हमने स्टूडेंट पढ़ा है एटॉमिक लेवल, नो लाइफ, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, नो लाइफ, ऑर्गेनेली पढ़ा है, नो लाइफ। लेकिन जब बात सेल की आई है तो अब ये आप पहले कि यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, या जिस तरीके से हमने डिफाइन किया है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद ये आप पहले के इसके बाद आपने दो तरह के आपने समझे जाने, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं और एक क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। यानी आप कहने के सेल की ये इसकी जो तफसील है वो तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ आपको बता दूंगा, इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दूंगा। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं जी, प्रोकैरियोट्स हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके अंदर जो है ना लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेली होते हैं स्टूडेंट। और लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि आर रिच इन नंबर एंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली जिसको क्या बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेली होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। तो ये बात स्टूडेंट आप समझ लें थोड़ी सी यहाँ पे कि अगर सपोज ये समझ लें कि ये सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है,
अगर ये अब देखें, ये अगर सेल है, आप समझिए कि ये यूकैरियोट्स है, ये कौन सा जी, यूकैरियोट, ये यूकैरियोट्स अगर है, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखें ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप है, और इस तरह इसके में मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनेली पाई जाती हैं वो भी इस तरह कवरिंग है। जितनी भी ऑर्गेनेली है उनके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, कवर मौजूद है, मेम्ब्रेन मौजूद है। लेकिन यहां पे अगर ये देखें, ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, ये कौन सा सेल है स्टूडेंट, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोट्स है, तो यहां पे क्या होगा कि ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अंदर ये देखें सारी जो भी कुछ इसके अंदर हैं ऑर्गेनेली, पहले तो इसमें होती ही कम है ना, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली तो इसमें होती ही नहीं है, तो ये सारी इस तरह बिखरी हुई साइटोप्लाज्म की। अब फर्क क्या है कि इसके ऊपर ये जो न्यूक्लियर एनवेलप था ना न्यूक्लियस के ऊपर, वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता, बल्कि इसके अलावा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती। तो ये स्टूडेंट आपने ये कंसेप्ट याद रखना है प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। इसमें एक तो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है ना, और जो यूकैरियोट्स होता है, यू का मतलब होता है वेल, यू का मतलब स्टूडेंट होता है वेल, और प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब ये थोड़ा सा मतलब यू का मतलब जिसमें अच्छा न्यूक्लियस हो, अच्छा न्यूक्लियस से मुराद क्या है कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, नुमाया न्यूक्लियस। अब ये प्रोमिनेंट कैसा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई है, और ये प्रोमिनेंट नहीं है, ये गैर वाज़ेह है। क्यों गैर वाज़ेह है, क्योंकि इसके ऊपर इस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो ये आपने नोट कर लिया। और दूसरा जो वर्ड है ना, यू का मतलब मैंने कहा वेल, अच्छा, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी ये समझ लें कि ये न्यूक्लियस से पहले वाले से मुराद ये है कि यानी कि जो न्यूक्लियस वाले जब जानदार आए थे, यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाले आए थे, ये उनसे पहले वाले हैं। तो इससे मुराद है कि यानी आप जानते भी हैं कि सबसे पहले जो दुनिया में आए थे वो बैक्टीरिया आए थे और वो प्रोकैरियोट्स थे। इसके बाद स्टूडेंट आप आ जाए सेल मेम्ब्रेन पे। ये भी आप पहले कि बड़ा स्पेशल पॉइंट है आज का, सेल मेम्ब्रेन। अ सेल मेम्ब्रेन इज हाउएवर प्रेजेंट इन ऑल सेल वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये समझ लें जी स्टूडेंट कि सेल मेम्ब्रेन जो है, ये आप कह लें कि ये सेल का एक ऐसा कंपोनेंट है, ये एक आप कह लें कि ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है, हालांकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली स्टूडेंट प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होती है और यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होती है। तो ये भी आप एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है या इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट है जी टिश्यू लेवल। टिश्यू का स्टूडेंट, टिश्यू का लफ्जी मतलब होता है स्टूडेंट उलझा हुआ। टिश्यू का लफ्जी मतलब क्या होता है, उलझा हुआ। इन मल्टी सेलुलर एनिमल एंड प्लांट, group of similar cell are organized into loose sheet or bundle performing a similar function. These are called tissue. Each tissue has a particular function in the life of the organism. तो ये थोड़े समझ ले स्टूडेंट। एक तो बात है आपने लिखनी है इन मल्टी सेलुलर एनिमल एंड प्लांट, क्योंकि ये सिर्फ जो टिश्यू लेवल है ये सिर्फ मल्टी सेलुलर में होता है। बहुत स्टूडेंट इसको ऐसे ही टिश्यू को डिफाइन कर देते हैं, ये सिमिलर सेल फॉर्म द ग्रुप इज कॉल्ड टिश्यू। ऐसे नहीं कहना, आपने मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल का जिक्र करना है, क्योंकि ये लेवल जो है ये सिर्फ मल्टी सेलुलर और प्लांट और एनिमल के अंदर ही पाया जाता है। जो इससे पहले लेवल है उनमें हमने जो जानदार है ना एनिमल और प्लांट से लेवल, उनमें ये टिश्यू लेवल मौजूद नहीं होता। तो मल्टी सेलुलर ये लेवल टिश्यू जो है किस में मौजूद होते हैं, इन मल्टी सेलुलर एनिमल और प्लांट के अंदर। सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट और बंडल। अब ये समझ लें लूज शीट और बंडल, यानी या तो ये लूज शीट बनाते हैं या फिर बंडल बनाते हैं। अब ये आप इस तरीके से समझ लें कि इस तरह आटा हो ना, आटा, ठीक है, उससे जब रोटियां बनाई जाती हैं तो आटे का एक पेड़ा, अब आटे का जो आप पेड़ा होता है ना वो आप समझ लें कि वो क्या है, वो बंडल है। अगर वो उसको आप जब रोटी बनाते हैं उसको चौड़ा कर देते हैं तो आप समझ लें कि वो शीट है। तो ये याद रखना कि ये जो सिमिलर सेल है ये ऑर्गेनाइज होकर या तो शीट बनाते हैं या बंडल बनाते हैं। आगे परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, और ये जो टिश्यू होता है स्टूडेंट ये एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब क्यों, ये ऐसा नहीं होता कि टिश्यू मसलन एक काम कर रहा है फिर दूसरा कोई और भी काम करेगा या तीसरा का, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिमिलर सेल से मिलकर बना है, एक जैसे सेल से मिलकर बना है, जो एक जैसे सेल जो एक जैसा जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो उनसे जब टिश्यू बनता है तो वो टिश्यू भी जो है वो एक ही काम, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एक स्पेशल काम ही परफॉर्म करता है। तो ये बात आपने याद रखी, ईच टिश्यू हैज अ पार्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद इसकी स्टूडेंट एग्जांपल दी गई है।
एनिमल टिश्यू की भी एग्जाम्पल दी गई है और प्लांट टिश्यू की भी एग्जाम्पल दी गई है। तो पहले कौन से हैं जी? एनिमल टिश्यू। पहले मसल टिश्यू, ये क्या करते हैं स्टूडेंट? कंट्रैक्शन करते हैं। जिस तरह आप देखें ना, हमारे ये जो बाइसेप मसल है, ये इस तरह जब कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारा बाजू मुड़ जाता है। जब ये ट्राइसेप मसल जो है हमारे, ये जब कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारा बाजू सीधा हो जाता है। इसके बाद ग्लैंडुलर टिश्यू, ये जो ग्लैंडुलर लफ्ज है ना, ये लफ्ज आया है ग्लैंड से स्टूडेंट। ग्लैंड का मतलब, आप अगर इसकी तारीफ करें ना हम ग्लैंड की, तो ग्लैंड का मतलब है कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और सक्रीशन करता है। जिस तरह आप थायराइड ग्लैंड है, वो थायराइड जो है आप कहेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन की सक्रीशन करते हैं, तो ये ग्लैंडुलर जो टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं? सक्रीशन करते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा प्लांट सेल, जाइलम टिश्यू जो है वो क्या करते हैं? कंडक्टिंग वाटर एंड साल्ट इन द प्लांट। ये वाटर को, यानी कि रूट्स जो है ना, पानी को ऑब्जॉर्व करती हैं, और फिर जाइलम जो टिश्यू होते हैं ये पानी और साल्ट को प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। इस तरह फ्लोएम टिश्यू स्टूडेंट लास्ट पे है कि ये क्या करते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, यानी ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फूड इन प्लांट। यानी जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू ये स्टूडेंट किसकी अपना कंडक्शन करते हैं, बल्कि ट्रांसलोकेशन करते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है मुंतकिल करते हैं। तो ये जब जो प्लांट की लीव्स हैं वो खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है ना, तो फिर उस खुराक को, उस फूड को जो अपना किस शक्ल में, शुगर में और प्रोटीन की शक्ल में होती है, फिर उसको ये ट्रांसलोकेट करते हैं, यानी जो प्लांट का हर हिस्सा है, हर हिस्से तक ये खुराक पहुंचाते हैं। कौन? फ्लोएम टिश्यू। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।